हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभातम। मैं आपका दोस्त डीके व्यास एक बार पुनः व्यास एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने मौर्योत्तर काल पढ़ा और मौर्योत्तर काल के बाद हम आज शुरू करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल। दोस्तों, जो गुप्ताज पीरियड है, इस गुप्ताज पीरियड को हम पढ़ेंगे और गुप्ताज पीरियड को पढ़ते समय हम उन सभी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम जब सबसे पहले गुप्ताज पीरियड पढ़ते हैं तो गुप्ताज पीरियड में हमें उनकी जानकारी के सोर्स के बारे में ध्यान रखना पड़ता है कि जो गुप्ताज पीरियड है उस गुप्ताज पीरियड के हमें जानकारी के सोर्स कौन कौन से मिले हैं और किन किन सोर्सों से हमें जो गुप्त पीरियड है, गुप्त काल है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, हम जो गुप्त काल के जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उन सब राजा महाराजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था है उसके बारे में बात करेंगे। गुप्त काल में जो हमें गुप्तकालीन स्मारक मिले हों, सिक्के मिले हों या जो गुप्तकालीन सोर्स हैं जो भी हमें प्राप्त हुए हैं उन सभी सोर्सों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हम केवल उन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज जो तो तथ्य जिनको अभी तक एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं है, ऐसे तथ्यों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करें जो गुप्त काल के सोर्स हमें कौन कौन से मिलते हैं देखने को। तो दोस्तों, जो गुप्तकालीन समय था और गुप्त काल का जो कालखंड है उस गुप्त काल के कालखंड के बारे में हमें जानकारी देने के सोर्सों के बारे में बात करें तो दो प्रकार के सोर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक दोस्तों धार्मिक सोर्स होते हैं और एक धर्मेतर सोर्स होते हैं। धार्मिक सोर्स का मतलब होता है दोस्तों ऐसे सोर्स जिनका संबंध किसी धर्म विशेष से होता है, उन्हें धार्मिक सोर्स कहा जाता है, धार्मिक स्रोत कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 वो होता है धर्मेतर स्रोत। धर्मेतर स्रोतों को हम दोस्तों दो भागों में विभाजित करते हैं। धर्मेतर स्रोतों में स्वदेशी अर्थात जिनका ऐसे साहित्य या ऐसे प्रमाण जिनका किसी धर्म विशेष से कोई संबंध नहीं होता, ऐसे जो सोर्स होते हैं उनको हम धर्मेतर सोर्स कहते हैं। और धर्मेतर सोर्स को हमने दो भागों में विभाजित किया है। पहला स्वदेशी सोर्स और दूसरे विदेशी सोर्स, अर्थात जिनका किसी धर्म से संबंध नहीं है और किसी न किसी रचनाकार या ग्रंथकार या किसी कवि के द्वारा वो रचित किए गए हैं। तो उन सब के बारे में हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों जो गुप्त काल है उस गुप्त काल की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो ऐसे धार्मिक स्रोत हैं। वो धार्मिक स्रोत हमें पुराण देखने को मिलती है। मत्स्य पुराण हो गया, ठीक है, विष्णु पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, उनसे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो महाभारत है, महाभारत का जो अंतिम हम देखें कि अंतिम स्वरूप है वो हमें गुप्त काल में ही देखने को मिलता है कि अंतिम स्वरूप का निर्माण गुप्त काल के समय हुआ महाभारत का। रामायण से हमें महाभारत गुप्त काल है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इस दोस्तों रामायण से, पुराण से हो गई, महाभारत से हो गई, रामायण से हो गई। दोस्तों, इस समय षड दर्शनों का प्रचलन हुआ और उन षड दर्शनों से भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। इनको आगे हम सबको डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि किसमें क्या कहा गया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों स्वदेशी स्रोत। धर्मेतर स्रोतों में देखें तो सबसे पहले स्वदेशी स्रोत। स्वदेशी स्रोतों में हम देखें कि बहुत सारे इस समय रचनाकार हुए हैं, उन रचनाकारों द्वारा बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों से हमें जो गुप्त साम्राज्य है उसके बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले देखें मुद्रा राक्षस। ठीक है दोस्तों, कौन सी? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये दो पुस्तकें हैं। ये किसकी है? विशाख दत्त की। विशाख दत्त ने दो पुस्तकें लिखी, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। तो इन दोनों में हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, जो देवी चंद्रगुप्तम है, इस देवी चंद्रगुप्तम में जो चंद्रगुप्त सेकंड है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? वो मिलती है देवी चंद्रगुप्तम नाटक से। और ये किसका है दोस्तों? विशाख दत्त। दोस्तों, एग्जामिनर डायरेक्टली को पुस्तक दे देगा और इनके रचनाकार पूछेगा इसके रचनाकार कौन है, तो अपन को पुस्तकों को भी ध्यान में रखना है कि कौन सी पुस्तक किस रचनाकार की है और इनसे हमें किस काल के बारे में जानकारी मिलती है, ये सब हमें इसमें नोट करना है। नेक्स्ट दोस्तों, जो मृच्छकटिकम है, मृच्छकटिकम नाटक है शूद्रक का और शूद्रक के इस नाटक में भी गुप्त काल के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, वात्सायन का जो कामसूत्र है उस कामसूत्र से भी जो गुप्त काल है उसके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कालिदास। कालिदास के दो महाकाव्य है कुमार संभव और रघुवंश। कुमार संभव और रघुवंश में हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट, जिनसेन के हरिवंश पुराण से भी हमें जो गुप्त साम्राज्य है उसके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं, धर्मेंद्र पुस्तकें जो हमारे यहाँ के राइटरों द्वारा लिखी गई, उनसे भी हमें जो ये गुप्त काल है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती हैं उन पुस्तकों के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों विदेशी सोर्सों में, तो विदेशी सोर्सों में हमें मुख्यतः दो सोर्स देखने को मिलते हैं।
जो गुप्त काल है, गुप्त काल के समय के दो सोर्स हमें देखने को मिलते हैं, और दो सोर्सों में बात करें, एक तो फूको की, जो फाहियान ने अपनी पुस्तक लिखी, अर्थात जो उन्होंने अपनी जीवनी लिखी, उस जीवनी में फूको की में जो गुप्त साम्राज्य है उसके बारे में वर्णन किया है, क्योंकि ये चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य काल में आया और यहाँ में जो परिस्थिति है उसके बारे में इसने वर्णन किया है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, किस प्रकार से आया था, कैसा ग्रंथ है, कितने वर्षों तक हाथ में रहा, कहाँ पढ़ा। लेकिन अभी अपन को केवल सोर्सों के बारे में देखना है कि कौन कौन से सोर्स हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी देते हैं। नेक्स्ट है सीयूकी। दोस्तों जो हैंसांग है, वो हैंसांग की जो पुस्तक है सीयूकी, और इस सीयूकी से भी हमें जो गुप्त काल है उसके बारे में जानकारी मिलती है। हैंसांग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि यात्री व राजकुमार कहा जाता है, ठीक है, और ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। तो ये सब बातें हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो पुरातात्विक स्रोत हैं, उन पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। तो दो प्रकार के स्रोत हो गए, एक तो साहित्यिक स्रोत हो गए और एक हो गए पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों में हमने बात कर ली धार्मिक स्रोत और धर्मेंद्र स्रोत, ठीक है। धर्मेंद्र स्रोत को दो भागों में बांटा, स्वदेशी और विदेशी स्रोत। नेक्स्ट बात करें पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में हमें तीन प्रकार के सोर्स गुप्त काल की जानकारी प्रदान करते हैं। कौन कौन से दोस्तों? सबसे पहले बात करें अभिलेख। अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों से हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करें सिक्के। गुप्त काल के बहुत सारे सिक्के हमें देखने को मिलते हैं, और उन सिक्कों से हमें गुप्तकालीन जो समाज है और गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो थर्ड है वो है प्रमुख स्मारक। दोस्तों गुप्त काल के बहुत सारे ऐसे मंदिर और स्मारक हमें देखने को मिलते हैं जिनसे भी हमें गुप्तकालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं? हम सारे जो अभिलेख है, अभिलेख के साक्ष्य है, उन सभी अभिलेखीय साक्ष्यों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक बार उनको नाम देख लेते हैं कौन कौन सा है जिनसे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। एक है दोस्तों समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की जो है प्रयाग प्रशस्ति है, इस प्रयाग प्रशस्ति से हमें जो गुप्त साम्राज्य है उसके बारे में जानकारी मिलती है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख, इनको सबको डिटेल से पढ़ेंगे कि किस किस में क्या क्या दिया हुआ है, पूरा डिटेल से। भानुगुप्त का एरन अभिलेख और मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, उस मेहरौली के लौह स्तंभ से दोस्तों अभी कुछ दिनों में अभी चर्चा भी चल रही है मेहरौली के लौह स्तंभ के बारे में। ये विज्ञान का इतना अद्भुत नमूना माना जाता है दोस्तों कि आज तक कितने साल हो गए, लगभग 1900 वर्ष हो गए, और 1900 वर्षों के दौरान अभी तक इसमें जंग नहीं लगी है। तो ये क्या है, विज्ञान के लिए अद्भुत आविष्कार है। अर्थात विज्ञान इसमें माना जाता है कि 99% जो लोहा है वो बिल्कुल शुद्ध श्रेणी का है, और 1% लोहा है वो अशुद्ध श्रेणी का है। तो देखो अभी तक जंग नहीं लगी है, 1900 साल हो गए। नेक्स्ट बात करें वत्सवट्टिका मंसूर प्रशस्ति। जो वत्सवट्टी ने लिखी मंसूर प्रशस्ति, उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार से हमें जो गुप्त साम्राज्य है उसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर बात करेंगे हम स्कंददूत का भीतरी अभिलेख। तो ये भी क्या है, ये पुरातात्विक स्रोत हैं जो कि हमें किसके बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये अभिलेख के स्रोत इसमें कुछ थोड़ा बहुत बताएं, इसके अलावा और भी जो होंगे उनको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों सिक्कों की बात की। मैंने सिक्कों की बात की कि जो गुप्त काल में सिक्के चलते थे, उन सिक्कों को गुप्तकालीन शासकों ने बहुत अधिक मात्रा में मुद्रित किया और अपने साम्राज्य में प्रचलित किया। तो बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं जो हमें देखने को मिलते हैं जिनसे हमें जो गुप्त काल है उसके बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों जो गुप्त काल में सोने का सिक्का चलता था उसे दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। और जो चांदी का सिक्का था उसे रूपक कहा जाता था, और तांबे के सिक्के को मासक कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? मासक कहते थे। दोस्तों ऐसे ही जो एक सिक्कों का बड़ा ढेर हमारे यहाँ बयाना भरतपुर से मिला है, ठीक है, जिसमें 623 सिक्के माने जाते हैं, और 623 सिक्के पूरे गुप्त काल के हैं। किसके हैं दोस्तों? गुप्तकालीन सिक्के हैं। तो एक गुप्तकालीन सिक्कों का बहुत बड़ा ढेर हमें बयाना भरतपुर से देखने को मिलता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन मिलता है, पूछता है कि जो गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर राजस्थान में कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है? तो बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है। कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो 623। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ चुका है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो गुप्तकालीन स्मारक है, उन स्मारकों के बारे में कि कौन कौन से स्मारक हैं जो हमें गुप्तकालीन साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। उनमें हम देखें दोस्तों, जो झांसी स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, अर्थात जिसमें शेषशाही विष्णु की जो प्रतिमा लगी हुई है, उस विष्णु की प्रतिमा के नीचे कुछ लेख अंकित है जिनसे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। भूमरा का शिव मंदिर हो गया, नाचना कुटार का पार्वती मंदिर हो गया, तेगवा का विष्णु मंदिर हो गया, और भीतर गांव का ईंटों से बना हुआ मंदिर हो गया। तो दोस्तों ये ईंटों से निर्मित मंदिर जो गुप्त काल का है वो है भीतर गांव का, जो पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। और इन सभी हमें गुप्तकालीन समाज के बारे में या गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चर्चा करने वाले हैं। जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल के जो राजा हुए हैं, इन राजाओं की उत्पत्ति के मत के बारे में कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, और इनका मूल निवास जो इतिहासकार है वो कहाँ कहाँ से
मानते हैं उसके बारे में एक बार दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं जो गुप्त काल है, उस गुप्त काल में जो गुप्त शासक थे उनकी उत्पत्ति से संबंधित जो मत हैं उनके बारे में, तथा जो उनका मूल निवास संबंधी मत है उन मूल निवास संबंधी मतों के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों, जो गुप्त काल है उस गुप्त काल में जो गुप्त शासक थे उनके उत्पत्ति से संबंधित मत कौन कौन से हैं उनके बारे में। दोस्तों डॉक्टर केपी जायसवाल अर्थात काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा कि जो गुप्त थे वो शूद्र तथा निम्न जाति के थे। क्या कहा? शूद्र और निम्न जाति के थे। तथा जो गुप्त शासक थे, प्रारंभिक गुप्त शासक जिसमें श्रीगुप्त था, जिसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, श्रीगुप्त के बारे में काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा है कि ये किसका था? लिच्छवियों का सामंत था। किसका? लिच्छवियों का सामंत था। तथा इसने बाद में जो लिच्छवी थे उनको पराजित कर इसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अल्टेकर महोदय, रोमिला थापर और रामचंद्र शर्मा ने कहा कि जो गुप्त है ये वैश्य जाति के हैं। दोस्तों इनका ये कहने का कारण ये है कि ये बताते हैं कि इस समय जो शासक थे अर्थात जो गुप्त थे वो गुप्त व्यापार का काम करते थे और व्यापारिक कार्यों के कारण इन्होंने इन्हें क्या कहा? वैश्य जाति का कहा। किसका कहा दोस्तों? वैश्य जाति का कहा। नेक्स्ट बात करें, आर.सी. मजूमदार और गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने इन्हें क्षत्रिय कहा है। क्षत्रिय गोत्र का बताया, कहा कि जो गुप्त थे ये क्षत्रिय थे, ठीक है, और ये जो तत्कालीन समाज है उस तत्कालीन समाज में क्षत्रिय अर्थात रक्षक होता है समाज का, उस समाज के रक्षक के रूप में कार्य करने का काम करते थे, इसलिए इन्होंने क्या बताया? इन्हें क्षत्रिय बताया। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो प्रभावती गुप्त है, जो प्रभावती गुप्त है उस प्रभावती गुप्त का जो पूना ताम्रपत्र है तथा जो इतिहासकार है हेमचंद्र रायचौधरी ने इन्हें धारण गोत्रीय ब्राह्मण कहा है। क्या कहा है? धारण गोत्रीय ब्राह्मणों से किसकी उत्पत्ति हुई है? गुप्तों की उत्पत्ति हुई है। किसने कहा है? ये प्रभावती गुप्त का जो पूना ताम्रपत्र है उसमें लिखा हुआ है तथा इतिहासकार हेमचंद्र रायचौधरी ने भी यही कहा है कि गुप्तों की उत्पत्ति किससे हुई है? धारण गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इनके मूल निवास संबंधी मतों के बारे में। तो मूल निवास संबंधी मुख्यतः दो मत हमें देखने को मिलते हैं। एक तो डॉक्टर केपी जायसवाल का, जिसमें वो डॉक्टर केपी जायसवाल बताते हैं कि जो गुप्त हैं ये गुप्त पंजाब के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? पंजाब के निवासी। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि गुप्तों को पंजाब का निवासी किसने बताया? तो डॉक्टर केपी जायसवाल ने। आर.सी. मजूमदार ने इन्हें बंगाल का निवासी बताया। आर.सी. मजूमदार ने इस पर एक टिप्पणी करते हुए कहा कि जो बंगाल के निवासी हैं, किस आधार पर कहा इन्होंने? जो चीनी यात्री है इत सिंह, चीनी यात्री इत सिंह के यात्रा वृत्तांत में, किसमें? चीनी यात्री इत सिंह के यात्रा वृत्तांत में यह उल्लेख किया गया है कि 500 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व दोस्तों? 500 वर्ष पूर्व यहाँ एक चिल्लिकित्तो नामक, चिल्लिकित्तो का मतलब होता है दोस्तों चिल्लिकित्तो, चीनी भाषा में जो चिल्लिकित्तो है ये शब्द यूज में लिया गया है दोस्तों श्रीगुप्त के लिए। किसके लिए? श्रीगुप्त के लिए। और इस सिंह ने श्रीगुप्त को, जो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, उस श्रीगुप्त के लिए चिल्लिकित्तो शब्द का प्रयोग किया है। और इसने कहा है कि जो चिल्लिकित्तो है इसके शासनकाल में एक चीनी यात्री हुइलिन भारत आया। कहाँ पे आया? भारत आया। और वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था दोस्तों। और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया तब इस हुइलिन तथा अन्य बौद्ध भिक्षुओं के लिए चिल्लिकित्तो ने अपने साम्राज्य के पूर्व में 40 योजन दूर, 40 योजन दूर का मतलब होता है लगभग 240 मील दूर। कितना दोस्तों? 240 मील दूर। 40 योजन का, एक योजन में लगभग 6 मील होती है। कितनी मील होती है? 6 मील होती है। और इसने कहा कि अपने साम्राज्य के 40 योजन दूर, लगभग 240 मील दूर, इसने चिल्लिकित्तो ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए गंगा नदी के किनारे, किसके किनारे? गंगा नदी के किनारे बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। किसका दोस्तों? बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। और उन बौद्ध मंदिरों के निर्माण के लिए इसने अपने साम्राज्य के 24 गांव दान में दे दिए थे। किसने? श्रीगुप्त ने। तो किसने उल्लेख किया है? इत सिंह ने अपनी यात्रा वृत्तांत में उल्लेख किया है। और श्रीगुप्त को क्या कहा है? इत सिंह ने चिल्लिकित्तो कहा है। तो एग्जामिनर कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि इतिहासकार किसे चिल्लिकित्तो के नाम से संबोधित करते हैं। तो चिल्लिकित्तो के नाम से किसे जाना जाता है? श्रीगुप्त को जाना जाता है। तो दोस्तों ये भी आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो कि इतिहासकार इत सिंह का उल्लेख करते हुए आर.सी. मजूमदार कहता है कि ये बंगाल के निवासी थे। अर्थात बंगाल के समय बंगाल पर शासन करता था कौन? श्रीगुप्त। कौन करता था? श्रीगुप्त का शासन था, तभी तो इसने बौद्ध विहारों, बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया बंगाल में। तो
जो इत्सिंग है, इत्सिंग ने अपने यात्रा वृत्तांत में उल्लेख किया है कि चिल्लिकित्तो नामक शासक ने अपने साम्राज्य से 40 योजन दूर लगभग 240 मील दूर बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया है। किसके लिए? बौद्ध भिक्षुओं के लिए। और जो इसने श्रीगुप्त ने जो बौद्ध मंदिर बनवाए, उस बौद्ध मंदिरों के लिए इसने लगभग 40 गांव दान में दिए। कितने दोस्तों? 40 गांव दान में दिए। ये भी आप नोट कर सकते हो। इसके बाद हम जो गुप्त शासक है उन गुप्त शासकों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। एक बार आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। दोस्तों अब हम एक एक कर जो गुप्तकालीन शासक थे उन गुप्तकालीन शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों बात करें श्रीगुप्त के बारे में। तो श्रीगुप्त ने लगभग 240 ईस्वी में इस गुप्त साम्राज्य की स्थापना की और लगभग 40 वर्षों तक शासन किया और 280 ईस्वी तक श्रीगुप्त ने शासन किया। श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। जो मैंने अभी पहले बताया आपको इत्सिंग है, इत्सिंग ने अपने यात्रा वृत्तांत में यह कहा है कि जो श्रीगुप्त है, इस श्रीगुप्त को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में चेलीकित्तो नाम से संबोधित किया है। किस नाम से दोस्तों? चेलीकित्तो नाम से संबोधित किया है। वहीं डॉक्टर केपी जायसवाल और विंसेंट स्मिथ, डॉक्टर केपी जायसवाल और विंसेंट स्मिथ ने जो श्रीगुप्त है, इस श्रीगुप्त को लिच्छवियों का सामंत कहा है। क्या कहा है दोस्तों? लिच्छवियों का सामंत कहा है। श्रीगुप्त के बाद में जो शासक बना वो था दोस्तों घटोत्कच। घटोत्कच दोस्तों श्रीगुप्त का पुत्र था और घटोत्कच ने लगभग 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक साम्राज्य पर शासन किया। दोस्तों जो श्रीगुप्त और घटोत्कच है, श्रीगुप्त और घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की। किसकी दोस्तों? महाराज की उपाधि धारण की। लेकिन इनके बाद जो आने वाले गुप्त शासक हैं उन सभी गुप्त शासकों ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। दोस्तों जैसे राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक होने पर ये एक प्रकार की उपाधि धारण करते थे और उस उपाधि को महाराज कहा जाता था। जैसे महाराज श्रीगुप्त, महाराज घटोत्कच। लेकिन इनके बाद आने वाले जो शासक थे, जैसे घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त के बाद जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। किसकी दोस्तों? महाराजाधिराज की। तो गुप्त वंश के केवल 2 ही शासक हैं जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की है और वो है श्रीगुप्त और घटोत्कच। कौन दोस्तों? श्रीगुप्त और घटोत्कच। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त वंश के किन शासकों ने महाराज की उपाधि धारण की? तो महाराज की उपाधि धारण करने वाले केवल 2 ही हैं, श्रीगुप्त और घटोत्कच। इसके बाद के जितने भी शासक आएंगे दोस्तों वो सब क्या है? महाराजाधिराज की उपाधि उन्होंने धारण की है। अब घटोत्कच के बाद देखें हम, घटोत्कच के बाद 319 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का शासक बना चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को जो गुप्त साम्राज्य है उस गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्याभिषेक के दौरान, जब उनका राज्याभिषेक हुआ था 319 ईस्वी में, तो उस राज्याभिषेक के दौरान घोषणा की कि आज से एक नया संवत प्रारंभ होगा और उन्होंने गुप्त जो संवत है उस गुप्त संवत की शुरुआत प्रारंभ की। किसकी? गुप्त संवत की शुरुआत। तो गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत हुई। और इस गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई? जब चंद्रगुप्त प्रथम है, जब चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण हो रहा था और उस राज्यारोहण से ही गुप्त संवत का प्रारंभ माना जाता है। दोस्तों इसका उल्लेख हमें अलबरूनी, जो अलबरूनी है इतिहासकार अलबरूनी तथा जैन ग्रंथ त्रिलोई पंडिती में इसका उल्लेख देखने को मिलता है कि अलबरूनी और जैन ग्रंथ त्रिलोई पंडिती ने उल्लेख किया है कि जो गुप्त संवत है, इस गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी से माना जाता है। कब से दोस्तों? 319 ईस्वी से माना जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करें कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इस चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। किसके साथ? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया और कुमार देवी के साथ विवाह करने के उपरांत इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए। किसके दोस्तों? चांदी के सिक्के चलवाए जिन पर राजा और रानी अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम और रानी कुमार देवी के चित्र अंकित थे। ठीक है। और इसके जो पीछा वाला भाग है दोस्तों, इसके पीछे वाले भाग पर इन्होंने जो रानी है उस रानी को शेर पर बिठाए हुए दिखाया है और उसके नीचे एक लेख अंकित है जिसमें रानी का गोत्र लिच्छवी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रानी का गोत्र लिच्छवी लिखा हुआ है। इसके बाद बात करें दोस्तों कि जो वायु पुराण है, इस वायु पुराण में चंद्रगुप्त प्रथम है, इस चंद्रगुप्त प्रथम के जो साम्राज्य है उसके बारे में उल्लेख किया गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो साम्राज्य है वो कहां से कहां तक हमें देखने को मिलता है। हम बात करें जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इसका साम्राज्य हम देखें तो इनका साम्राज्य हमें गंगा के किनारे किनारे अर्थात जो गंगा नदी है उस गंगा नदी के किनारे किनारे प्रयाग और साकेत, साकेत को हम श्रावस्ती भी कहते थे, श्रावस्ती और मगध तक का जो हिस्सा है उस मगध तक के हिस्से तक
चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य विस्तृत था। नेक्स्ट बात करें दोस्तों उपाधि की। उपाधि मैंने बताई, केवल गुप्त वंश के दो शासक श्रीगुप्त और घटोत्कच को महाराज की उपाधि से हम देखते हैं कि इन दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की। इसके बाद के जितने भी शासक हुए उन सब ने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। और दो इतिहासकार झा और श्रीमाली के बारे में, तो झा और श्रीमाली ने कहा चंद्रगुप्त प्रथम ने 335 ईस्वी में अपने राजपाट से संन्यास लेकर वे सन्यासी बन गए थे। इन्होंने संन्यास ले लिया राजपाट के, आगे बाद हम राजपाट नहीं करेंगे और राजपाट नहीं करेंगे। इसके बाद इन्होंने जो गुप्त साम्राज्य है इसका शासक नियुक्त किया समुद्रगुप्त को। किसको नियुक्त किया दोस्तों? समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त बनता है 335 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का शासक। तो झा और श्रीमाली कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है इसने अपने जो राजपाट है उससे संन्यास लेकर ये क्या बन गया था? एक साधु बन गया था और इन्होंने अपनी सत्ता किसको सौंप दी? समुद्रगुप्त को सौंप दी थी। तो दोस्तों ये थे अब 3 शासक गुप्त साम्राज्य के। इसके बाद आगे वाले शासकों के बारे में हम चर्चा करेंगे, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम दोस्तों नेक्स्ट शासक के बारे में बात करें। जो नेक्स्ट शासक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासन 335 ईस्वी से 375 ईस्वी के मध्य माना जाता है। कब से कब तक? 335 से 375 ईस्वी के मध्य माना जाता है। हम बात करें समुद्रगुप्त की उपलब्धियां कौन कौन सी थी? तो पराक्रमांक नामक उपाधि इसने धारण की, अप्रतिरथ की उपाधि धारण की, कविराज की उपाधि धारण की, धरणीबद्ध। धरणीबद्ध का मतलब होता है दोस्तों संपूर्ण विश्व का विजेता। क्या होता है दोस्तों? संपूर्ण विश्व का विजेता। सर्वराजो क्षेत्रो, सर्वे राजो क्षेत्रों की उपाधि धारण की। और भारत का नेपोलियन, आपको पता है दोस्तों विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है। समुद्रगुप्त की विजयों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। किसने? विंसेंट स्मिथ ने। इसके अलावा दोस्तों एक उपाधि और है, वो है महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। तो दोस्तों ये है समुद्रगुप्त की उपाधियां। दोस्तों कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इन उपाधियों को दे देता है कि सर्वराजो क्षेत्र की उपाधि किसने धारण की। ठीक है, तो ऑप्शन में दे देगा गुप्त शासकों के बारे में और आपको उसमें से आंसर टिक करने के लिए बोलता है। तो दोस्तों ये उपाधियों को ध्यान में रखना कि अप्रतिरथ की उपाधि, कविराज की उपाधि, धरणीबंध की उपाधि, सर्वराज्य क्षेत्रों की उपाधि और भारत का नेपोलियन, पराक्रमांक और महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे दोस्तों जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को जो गुप्तकालीन शासकों में हम एक महान शासक के रूप में देखते हैं। इसके रूप में दोस्तों महान शासक के रूप में देखते हैं। जिस प्रकार नेपोलियन ने शासन सत्ता का उपयोग किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसी प्रकार जो समुद्रगुप्त है उस समुद्रगुप्त ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसलिए विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। अब जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी है वो हमें किन किन सोर्सों से मिलती है उनके बारे में हम बात करें। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। जो प्रयाग प्रशस्ति है, इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो समुद्रगुप्त की संधि विग्रह, संधि विग्रह का तात्पर्य दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे, जब गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा। एक अधिकारी है संधि विग्रह। संधि विग्रह दोस्तों युद्ध, शांति और विदेश नीति जो विभाग था, उस विदेश नीति विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे संधि विग्रह कहा जाता था। कुमारमात्य दोस्तों ये भी एक प्रशासनिक पद था और कुमारमात्य होता था जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था, उसे कुमारमात्य कहा जाता था। महादंडनायक, महादंडनायक ये मुख्य न्यायाधीश होता था। तो दोस्तों जो समुद्रगुप्त है, इस समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि था, ठीक है, एक रचनाकार था जिसका नाम था हरिसेन, और उस हरिसेन ने किसकी रचना की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। तो किसका दरबारी था? समुद्रगुप्त का। तो समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। क्या क्या पद थे समुद्र हरिसेन के पास? हरिसेन ने जो समुद्रगुप्त है उसके संधि विग्रह के रूप में, कुमारमात्य के रूप में और महादंडनायक के रूप में कार्य किया था। तो मैंने बता दिया संधि विग्रह युद्ध, शांति और विदेश नीति का जो संचार विभाग का अधिकारी होता था उसे कहा जाता था संधि विग्रह। कुमारमात्य जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था उसे कुमारमात्य कहा जाता था। और महादंडनायक से अभिप्राय है दोस्तों जो उच्च या सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश होता था उसे महादंडनायक कहा जाता था। तो ये हरिसेन तीनों पदों पर आसीन था और इसने रचना की है प्रयाग प्रशस्ति की। दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति अन्य नामों के बारे में हम बात करें तो इसे इलाहाबाद प्रशस्ति और कौशाम्बी प्रशस्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौशाम्बी प्रशस्ति। कौशाम्बी अभिलेख इसलिए कहते हैं दोस्तों, ये पहले कौशाम्बी में अवस्थित था और अकबर ने क्या किया, इसे कौशाम्बी से कहां स्थापित करवाया? प्रयाग में स्थापित करवाया। इसलिए बाद में इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना गया। तो इसे कौशाम्बी अभिलेख भी कहते हैं। तो कौशाम्बी अभिलेख को किसने कौशाम्बी से इलाहाबाद या प्रयाग में स्थापित करवाया? अकबर ने। दोस्तों इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा है दोस्तों संस्कृत, और इसकी शैली की बात करें दोस्तों चंपू शैली। चंपू शैली तात्पर्य दोस्तों ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। जिस प्रकार हमारी महाभारत हमें देखने को मिलती है गद्य और पद्य दोनों में, उस प्रकार से यह हमें चंपू शैली में देखने को मिलता है। कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात करें
दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति है, इस प्रयाग प्रशस्ति की ऊंचाई हम बात करें लगभग 35 फीट इसकी हाइट है। कितनी दोस्तों? 35 फीट हाइट है और इस 35 फीट की हाइट में लगभग 33 पंक्तियां उत्तीर्ण है। कितनी पंक्तियां दोस्तों? 33 पंक्तियां उत्तीर्ण है। हम बात करें प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त है, इस समुद्रगुप्त को धरणीबंध कहा गया है। धरणीबंध दोस्तों, यहाँ धरणीबंध से तात्पर्य है संपूर्ण विश्व का विजेता। क्या दोस्तों? संपूर्ण विश्व का विजेता। तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? धरणीबंध कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो प्रयाग प्रशस्ति है, इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के लिए एक शब्द प्रयोग में लिया गया है, वो प्रयोग है लिच्छवी द्वैत्र। क्या? लिच्छवी द्वैत्र। इसका तात्पर्य होता है दोस्तों, जो समुद्रगुप्त है ये किसी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न पुत्र है। क्या? किसी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न पुत्र है। तो किसको लिच्छवी कन्या से उत्पन्न पुत्र किसको बताया गया? समुद्रगुप्त को बताया गया है। किसमें दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति में। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो प्रयाग प्रशस्ति है, इस प्रयाग प्रशस्ति से हमें जो आर्यभट्ट की दशमलव नीति है या दशमलव सिद्धांत है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि आर्यभट्ट ने जो दशमलव सिद्धांत दिया वो उसकी जानकारी किससे मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। नेक्स्ट बात करें, जो प्रयाग प्रशस्ति है, इस प्रयाग प्रशस्ति को पत्थर पर लिखी हुई समुद्रगुप्त की आत्मकथा कहा जाता है। दोस्तों एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, किसी पत्थर पर लिखी हुई समुद्रगुप्त की आत्मकथा कहा जाता है। तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति को पत्थर पर लिखी हुई समुद्रगुप्त की आत्मकथा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, जो प्रयाग प्रशस्ति है दोस्तों, इस प्रयाग प्रशस्ति में जो कुषाण वंश के शासक थे, उन कुषाण वंश के शासकों को देवपुत्र कहा गया है, अर्थात ये देवताओं से उत्पन्न संतान है। इसके बारे में उल्लेख किसमें मिलता है? ये हमें प्रयाग प्रशस्ति में इसके बारे में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो जो प्रयाग प्रशस्ति है, इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कुबेर और यम के समान बताया गया है, अर्थात उसकी तुलना किससे की है? कुबेर और यम से की है। इसमें कहा गया है कि यदि राजा अपने शांत मन से हो और प्रसन्न मुद्रा में हो तो वो कुबेर के समान है, अर्थात जिस प्रकार कुबेर धन लुटाता है उसी प्रकार राजा भी अपनी प्रजा में धन लुटाता है। लेकिन यदि राजा गुस्से में हो तो वह यम के समान होता है। किसमें लिखा हुआ दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो प्रयाग प्रशस्ति है, इस प्रयाग प्रशस्ति में एक जगह यह भी उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन समय में समुद्रगुप्त का जो समकालीन श्रीलंका का शासक था मेघवर्मन, उस मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुमति ली कि मुझे जो बोध गया है उस बोध गया में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाना है, और उस बौद्ध विहार का नाम है दोस्तों महासंगी राम विहार। महासंगी राम विहार, और उस महासंगी राम विहार का निर्माण श्रीलंका के शासक मेघवर्मन द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? श्रीलंका के शासक मेघवर्मन द्वारा करवाया गया। कहां पे दोस्तों? बोध गया में। अनुमति किससे ली? समुद्रगुप्त से। इसका उल्लेख हमें कहां मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो प्रयाग प्रशस्ति है, इस प्रयाग प्रशस्ति से हमें जो समुद्रगुप्त है और समुद्रगुप्त की विजय नीतियों के बारे में पता चलता है कि समुद्रगुप्त की विजय नीति किस प्रकार की थी, अर्थात उसने उत्तर भारत के राज्यों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई, दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई, अपने जो सीमावर्ती क्षेत्र है उस उन राज्यों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई, तथा जो विदेशी राज्य हैं उन विदेशी राज्यों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई, इसका उल्लेख भी प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त की विजय नीति। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो समुद्रगुप्त है उस समुद्रगुप्त की विजय नीति के बारे में। मैंने आपको बताया कि समुद्रगुप्त की विजय नीति है, उस समुद्रगुप्त की विजय नीति का उल्लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति से देखने को मिलता है। दोस्तों जो प्रयाग प्रशस्ति है, इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की जो विजय नीति थी उसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों अब हम इसको किस प्रकार से याद किया जाए उस दृष्टि से पढ़े तो सबसे पहले हम दक्षिण भारत की उसकी नीति देखेंगे। जो दक्षिण भारत की उसकी नीति है उसके प्रति समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। किसकी दोस्तों? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, जिसका तात्पर्य होता है दोस्तों विजय होने के बाद में, मान लो किसी दक्षिण भारत के राज्य पर उन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद में समुद्रगुप्त को विजय मिल गई तो वो राज्य उसके अधीन हो गया। वो राज्य उसके अधीन हो गया तो क्या करता? उस राज्य से वो धन लेकर के, ठीक है, अर्थात जो कर था वो कर लेकर के किसी प्रकार का कितना उसको लेना है उसको जितना तय किया वो लिया, और उसको लेने के बाद में क्या कर देगा? उसको छोड़ देगा। लेकिन वो किसके अंडर में काम करेंगे? अभी भी समुद्रगुप्त के अंडर में काम करेंगे। अर्थात समुद्रगुप्त ने उसे जीत तो लिया, जीतने के बाद उसने वापस सौंप दिया, लेकिन अभी भी उस पर अधिकार किसका होगा? समुद्रगुप्त का होगा। समुद्रगुप्त वहां से प्रॉपर रूप से क्या लेता रहेगा? कर लेता रहेगा, अर्थात ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहा जाता है। इसको दक्षिण भारत में जो नीति अपनाई गई समुद्रगुप्त के द्वारा उसे ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहा गया, अर्थात विजय के बाद राज्यों को मुक्त कर देना। दोस्तों जो ये ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति है
इसका उल्लेख समुद्रगुप्त ने जो प्रयाग प्रशस्ति है उस प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति संख्या 1920 में किया गया है। किसमें दोस्तों? 1920 में किया गया है। और इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी ने यह कहा है कि जो समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत की नीति थी उसे धर्म विजय की संज्ञा दी। किसने? हेमचंद्र राय चौधरी ने। हेमचंद्र राय चौधरी ने जो समुद्रगुप्त है उस समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत के प्रति जो नीति थी अर्थात जो ग्रहण मोक्षण वगैरह की नीति थी उसे धर्म विजय की संज्ञा दी। तो किसने दी धर्म विजय की संज्ञा? हेमचंद्र राय चौधरी ने दक्षिण भारत की जो नीति है समुद्रगुप्त की उसे धर्म विजय की संज्ञा दी है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों उत्तर भारत। दक्षिण के बाद कहां चले? उत्तर। यहाँ कौन कौन से? 13 और 14। फिर उत्तर भारत बात करेंगे। उत्तर भारत में समुद्रगुप्त ने जो उत्तर भारत के राज्य थे उन उत्तर भारत के राज्यों को जीतने के बाद उन्होंने प्रस्बोधरण की नीति अपनाई। किसकी दोस्तों? प्रस्बोधरण की नीति अपनाई। प्रस्बोधरण की नीति से तात्पर्य दोस्तों कि किसी राज्य पर उसने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद में वो यदि उस राज्य को जीत लेता है तो वो क्या कर लेगा? उस राज्य को अपने साम्राज्य में विलय कर लेगा। ठीक है, किस क्षेत्र को उसने जीता तो अपने पास उसको मिला लेगा। इसे कहा गया प्रस्बोधरण की नीति। प्रारंभ में देखिए दोस्तों जो प्रयाग प्रशस्ति है इस प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति संख्या 13 और 14 में उल्लेख है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 3 राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। कितने राज्यों को दोस्तों? 3 राज्यों को। तो 3 राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, किस नीति के तहत? प्रस्बोधरण की नीति के तहत। इसका उल्लेख कौन सी पंक्ति संख्या में? 13 और 14 में। हम बात करें शेष कुल 12 राज्यों को इसमें मिलाया। ठीक है, 12 राज्यों को यहाँ दक्षिण भारत की ग्रहण मोक्षण वगैरह की नीति थी इसमें 12 राज्यों को मिलाया। उत्तर भारत के जो 12 राज्य थे उनमें 3 राज्यों को अपने राज्य में मिलेगा उल्लेख पंक्ति संख्या 13 और 14 में। जबकि जो शेष 9 राज्य हैं उन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने का उल्लेख उसकी पंक्ति संख्या 21 में है। तो हमने दक्षिण भारत में पढ़ा 19-20, तो उत्तर भारत में चले जाएंगे कौन सा? 21। तो पंक्ति संख्या कौन सी होगी? 21। तो 19-20 तो कहां थी? दक्षिण भारत में, और 21 कहां है? उत्तर भारत में। अब हम बात करें दोस्तों पश्चिमी राज्य और पूर्वी राज्यों की। पश्चिमी और पूर्वी जो राज्य थे अर्थात उसके साम्राज्य के पश्चिमोत्तर राज्य और पूर्वी जो सीमांत राज्य थे उन पश्चिम और पूर्वी जो सीमांत राज्य हैं इन सीमांत राज्यों के प्रति उसने सर्वकर दानाज्ञाकरण और प्राणामागमन अर्थात तुम जब तक हो जब तक मेरे अधीन हो मैं जब कहूं आपको कर देना है ऐसी नीति को अपनाया। किसके प्रति? पूर्वोत्तर या पश्चिमी जो राज्य थे अर्थात इसके साम्राज्य के जो सीमावर्ती प्रांत थे उन सीमावर्ती प्रांतों के लिए इसने कौन सी नीतियों का अनुसरण किया? सर्वकर दानाज्ञाकरण प्राणामागमन। और इनका उल्लेख जो प्रयाग प्रशस्ति है उस प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति संख्या 22 में किया गया है। किसमें किया गया दोस्तों? 22 में किया गया है। हमने बात कर ली पंक्ति संख्या 19-20। उत्तर चले गए, हम बात कर ली हमने पंक्ति संख्या 21। हम बात कर लिए पूर्व और पश्चिमोत्तर प्रांतों के अर्थात जो सीमावर्ती प्रांत थे उनके बारे में पंक्ति संख्या 22। अब हम बात करेंगे विदेशी राज्यों के प्रति। विदेशी राज्यों के प्रति जो समुद्रगुप्त है इस समुद्रगुप्त ने आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गुरुत्व मंदक नामक नीतियों का अनुसरण किया। अर्थात ये क्या कहता? जो विदेशी राज्य है उनसे कहता कि आपकी पुत्रियों की शादी मुझसे करा दो, ठीक है, तो मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक है, तो जिस राज्य पर क्या किया? आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद क्या कहता? आपकी पुत्री की शादी मेरे साथ करवाओ। ठीक है, तो उन राज्यों की जो पुत्रियां हैं उन राज्यों की पुत्रियों के साथ शादी करने के बाद उन राज्यों को छोड़ देता। ऐसी नीतियों का अनुसरण किया इसने जो विदेशी राज्य है उनके प्रति। कौन कौन सी? आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गुरुत्व मंदक नामक नीतियों का क्या किया? अनुसरण किया जो विदेशी राज्य है उनके प्रति। इसका उल्लेख पंक्ति संख्या 23 और 24 में दोस्तों हमने पढ़ लिया। 19-20, 21, 22, फिर इधर आ गए हम 23 और 24। अब हम बात करेंगे दोस्तों आठविक राज्य थे इस समय। आठविक राज्यों से तात्पर्य दोस्तों ऐसे क्षेत्र जहां वन की अधिकता हो। तो इस समय जो गाजीपुर और जबलपुर का क्षेत्र है, गाजीपुर से और जबलपुर के मध्य का जो क्षेत्र है वहां वन अत्यधिक मात्रा में थे। और इन वन राज्यों के प्रति जो समुद्रगुप्त है उस समुद्रगुप्त ने परिचारिकृत अर्थात ऐसी नीति का अनुसरण किया जिसमें क्या करता? ये इन राज्यों के जो सैनिक थे उनको क्या बना लेता? दास बना लेता, सेवक बना लेता। ऐसी नीति का अनुसरण किया इसने किसके साथ? आठविक राज्यों के साथ। अर्थात आठविक राज्य से तात्पर्य है जो गाजीपुर और जबलपुर के मध्य का जो वनीय क्षेत्र था उस वनीय क्षेत्र में जो राज्य आते थे उन राज्यों के प्रति उन्होंने परिचारिकृत नामक नीति का अनुसरण किया। परिचारिकृत का मैंने बताया अर्थ होता है उनके जो सैनिक थे या फिर
जो राजा थे उनको क्या कर लेता था, ये सेवक या दास बना लेता था। तो दोस्तों ये बात हुई समुद्रगुप्त की विजय नीतियों के बारे में। समुद्रगुप्त की इन विजय नीतियों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है और मैंने आपको सारा बता दिया है। दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसने प्रसबोधरण की नीति अपनाई, जबकि पूर्वोत्तर और जो पश्चिमी प्रांत हैं, जो सीमावर्ती प्रांत उसके साम्राज्य के थे, उनके प्रति उन्होंने सर्वकर, दाना व्याकरण और प्राणामागमन की नीति अपनाई। जबकि विदेशी राज्यों के प्रति उसने आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गुरुत्व मंदक जैसी नीतियों का अनुसरण किया। वहीं आठवीं राज्यों की बात करें तो आठवीं राज्यों के संबंध में उसने परिचारिकृत नामक जो नीति है उसका अनुसरण किया। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करें दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति के बाद नेक्स्ट अभिलेख के साक्ष्य के बारे में, वो है एरन का अभिलेख। एरन का अभिलेख दोस्तों हमें मिला है सागर जो जिला है मध्य प्रदेश में, वहां से हमें एरन का अभिलेख प्राप्त हुआ है। दोस्तों इसकी रचना भानुगुप्त के द्वारा की गई और इसका जो रचना समय है वो लगभग 510 ईस्वी माना जाता है। कितना माना जाता है दोस्तों? 510 ईस्वी माना जाता है। दोस्तों ये एरन है, इस एरन का हम दूसरा अन्य नाम देखें तो दोस्तों एरन को समुद्रगुप्त का भोगवा नगर कहा जाता था। क्या कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त का भोगवा नगर कहा जाता है। दोस्तों बात करें कि जो एरन अभिलेख है, इस एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। क्या कहा गया है? परम भागवत कहा गया है। किसमें दोस्तों? एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। बात करें दोस्तों जो एरन अभिलेख है, इस एरन अभिलेख में जो नागवंशीय शासक थे, उन नागवंशीय शासकों के बारे में कहा गया है कि इन नागवंशीय शासकों ने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन करवाया। किसने दोस्तों? नागवंशीय शासकों ने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन करवाया। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो एरन अभिलेख है, इस एरन अभिलेख में भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। कब दोस्तों? भारत में सबसे पहले सती प्रथा के प्रमाण कहां से देखने को मिलते हैं? तो हमें एरन अभिलेख से देखने को मिलते हैं। कैसे प्रमाण दोस्तों? अभिलेख के प्रमाण की बात कर रहे हैं कि भारत में सबसे पहले अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में हमें सती होने का प्रमाण कहां से मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है दोस्तों? एरन अभिलेख से। दोस्तों इस एरन अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि इस समय एक सेनानायक था गोपराज, और उस गोपराज के वीर गति को प्राप्त हो जाने के बाद उसकी पत्नी द्वारा क्या कर लिया गया? सती होने का उल्लेख किया गया कि उसकी पत्नी उसकी मृत्यु के बाद क्या हो गई? उसकी शव के साथ सती हो गई। सती का तात्पर्य होता है दोस्तों अपनी पति के साथ चिता पर क्या हो जाना, खुद भी अपने आप जल जाना, उसे कहते हैं सती। प्राचीन काल में बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रचलित थी। तो सबसे पहले अभिलेख के साक्ष्य सती प्रथा के हमें कहां से देखने को मिलते हैं? तो एरन अभिलेख से देखने को मिलते हैं, जिसमें गोपराज के द्वारा जब वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसकी पत्नी क्या कर लेती है? अपने आप को सती कर लेती है। नेक्स्ट बात है जबकि हम देखें जो सती प्रथा है, इस सती प्रथा का सबसे पहले हमें साहित्यिक अभिलेख या साहित्यिक साक्ष्य कहां से देखने को मिलता है? तो दोस्तों वो महाभारत से देखने को मिलता है। जब दोस्तों पांडु की मृत्यु हो जाती है तो पांडु की मृत्यु पर उसकी पत्नी माद्री द्वारा सती होने का उल्लेख महाभारत में किया गया है। तो जो सती प्रथा है इसका प्रथम अभिलेख के प्रमाण तो एरन के अभिलेख से, और सती प्रथा का प्रथम साहित्यिक प्रमाण कहां से मिलता है? हमें महाभारत से मिलता है कि महाभारत में जब पांडु था, पांडु की मृत्यु के बाद क्या हो गया? पांडु को क्या है? रोग था, और उस रोग के बाद क्या हो गया? उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद में उसकी पत्नी माद्री क्या हो जाती है? सती हो जाती है। तो प्रथम साहित्यिक स्रोत महाभारत में, प्रथम अभिलेखीय स्रोत एरन अभिलेख में। तो एरन अभिलेख की रचना 510 ईस्वी में भानुगुप्त द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जौहर प्रथा। जौहर प्रथा के प्रथम बार उल्लेख हमें, जौहर प्रथा है, इस जौहर प्रथा के जो प्रथम उल्लेख हैं वो हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों कब? 712 ईस्वी में। जौहर प्रथा का प्रथम उल्लेख कहां देखने को मिलता है? 712 ईस्वी में हमें देखने को मिलता है जब जो सिंध का शासक था, ठीक है, कौन? सिंध का शासक दाहिर सेन, उस दाहिर सेन पर जब ईरानी आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है, और उसके आक्रमण के बाद में जो दाहिर सेन है वो क्या हो जाता है? वीर गति को प्राप्त हो जाता है। वीर गति को प्राप्त होने के बाद उसकी पत्नी रानी देवी क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। क्या कर लेती है दोस्तों? जौहर कर लेती है। तो जौहर प्रथा के या जौहर जो प्रथा है इसके प्रमाण हमें सर्वप्रथम कहां से देखने को मिलते हैं? 712 ईस्वी में जो सिंध के राजा दाहिर सेन है उसकी पत्नी द्वारा क्या कर लिया जाता है? जौहर कर लिया जाता है। दोस्तों जौहर से तात्पर्य दोस्तों जब वीर गति को प्राप्त होते रहते हैं तो क्या है? युद्ध मैदान में केसरिया करते हैं, ठीक है, अर्थात जो केसरिया जो साफा है उसको लहराया जाता है, और उसके बाद जो रानियां हैं महल में वो क्या कर लेती है? जोर कर लेती है। अर्थात केसरिया होने से तात्पर्य कि
जो राजा है या जो सेनापति है वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है। जो वीरगति को प्राप्त होता है उसके बाद उसकी जो रानियां होती थी वो क्या कर लेती थी, जौहर कर लेती थी। तो जौहर प्रथा के प्रथम प्रमाण 712 ईस्वी से मिले हैं, जब सिंध के राजा दाहिर सिंह मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय क्या हो जाता है, मर जाता है, तो उनकी पत्नी रानी देवी द्वारा जौहर कर लिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों जो एरन अभिलेख है, इस एरन अभिलेख में जो समुद्रगुप्त की पत्नी है दत्त देवी, उसका उल्लेख किया गया है कि समुद्रगुप्त है उसकी पत्नी कौन थी, दत्त देवी थी। उसका उल्लेख किसमें देखने को मिलता है, एरन अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अभिलेख के साक्ष्यों में जो तीसरे नंबर का साक्ष्य है वो है मेहरौली का लोह स्तंभ लेख। कौन सा दोस्तों, मेहरौली का लोह स्तंभ लेख। दोस्तों इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई लगभग 23 फीट 8 इंच है, तो जिसे हम कहें लगभग 7 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। कितनी दोस्तों, 23 फीट 8 इंच इसकी ऊंचाई है और लगभग 7 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। वजन की बात करें दोस्तों, इसमें लगभग 6 टन वजन है। और इसके रचनाकार के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त नामक शासक को इसका रचनाकार माना जाता है, अर्थात जिसकी समकक्षता लगाई जाती है कि ये चंद्रगुप्त सेकंड रहा होगा। कौन दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड रहा होगा। इसकी भाषा की बात करें दोस्तों, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और इसकी लिपि ब्राह्मी है। कौन सी लिपि है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड अर्थात चंद्र नामक शासक था, वो चंद्रगुप्त सेकंड था। उस चंद्रगुप्त सेकंड ने मथुरा का जो विष्णु मंदिर है उस विष्णु मंदिर के सामने एक गरुड़ ध्वज के रूप में इस मेहरौली के लोह स्तंभ को स्थापित करवाया था। किसके रूप में दोस्तों, गरुड़ ध्वज के रूप में। किसने, चंद्रगुप्त सेकंड ने जो मथुरा का विष्णु मंदिर है उस विष्णु मंदिर के सामने गरुड़ स्तंभ के रूप में इस मेहरौली के लोह स्तंभ को स्थापित करवाया था। लेकिन बात करें दोस्तों 1050 ईस्वी में दिल्ली का एक शासक हुआ अनंगपाल, और उस अनंगपाल ने मथुरा के सामने अर्थात जो विष्णु मंदिर है उस विष्णु मंदिर के सामने जो गरुड़ ध्वज लगा हुआ था, इस गरुड़ ध्वज को वहां से उठाकर इसने कहां स्थापित करवाया, दिल्ली में स्थापित करवाया। किसने दोस्तों, अनंगपाल ने। कब, 1050 ईस्वी में। अब बात करें दोस्तों जो मेहरौली का लोह स्तंभ है, ये मेहरौली का लोह स्तंभ विज्ञान के लिए आज एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। किसका, शोध का विषय बना हुआ है दोस्तों। कितने साल हो गए, इतने सालों बाद भी आज भी इसमें जंग नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी दोस्तों, इसमें जो 99% लोहा है वो शुद्ध लोहा है और 1% लोहा अशुद्ध लोहा है, और शुद्ध लोहा होने के कारण उसमें आज तक जंग नहीं लगी है। तो विज्ञान के लिए क्या है, एक आश्चर्यजनक विषय है ये आज भी। जो मेहरौली का लोह स्तंभ है दोस्तों, इसमें एक लेख उत्कीर्ण है जिसमें ये कहा गया है कि जिस समय इस मेहरौली के लोह स्तंभ को या लोह स्तंभ लेख को उत्कीर्ण करवाया जा रहा था, उस समय जो जिसने ये लेख स्तंभ बनवाया उस स्तंभ के शासक की मृत्यु हो गई थी। लेकिन दोस्तों ये कहा जाता है उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन जो जंगल में जिस प्रकार दावाग्नि लगती है, भयंकर आग लग जाती है, और आग लगने के बाद क्या होता है, जो कोयले होते हैं, ठीक है, वो अंगारे धधकते रहते हैं और उन अंगारों की गर्मी बहुत भीषण होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि वो शासक मर गया था, लेकिन उसके मरने के बाद भी जिस प्रकार दावाग्नि के जलने के बाद जो अंगारे जिस प्रकार गर्मी पैदा करते हैं, उसी प्रकार की गर्मी, उसी प्रकार का भय उस शासक का आज भी था। तो किसमें लिखा हुआ है, ये मेहरौली के लोह स्तंभ लेख में लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो अभिलेखीय साक्ष्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट अभिलेखीय साक्ष्यों में देखें दोस्तों, तो नेक्स्ट अभिलेखीय साक्ष्यों में नंबर 4 पे है मंसूर प्रशस्ति। मंसूर प्रशस्ति दोस्तों ये मध्य प्रदेश में हमें मिली है और इसकी रचना वत्स भट्टी द्वारा की गई। किसके द्वारा दोस्तों, वत्स भट्टी द्वारा की गई। किसकी, मंसूर प्रशस्ति की। और कहाँ अवस्थित है, मध्य प्रदेश में। दोस्तों इस मंसूर प्रशस्ति है, इस मंसूर प्रशस्ति में उल्लेख किया गया है कि इस समय की जो रेशम बुनकरों की श्रेणी थी, उस रेशम बुनकरों की श्रेणी ने यहाँ एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। किसमें दोस्तों, ये मंसूर प्रशस्ति में उल्लेख किया गया है कि रेशम बुनकरों की एक श्रेणी द्वारा यहाँ एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। किसका दोस्तों, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। दोस्तों जो ये मंसूर प्रशस्ति है, इस मंसूर प्रशस्ति में क्षत्रियों के द्वारा व्यापार और वाणिज्य करने का उल्लेख किया गया है। किसका दोस्तों, व्यापार और वाणिज्य करने का उल्लेख किया गया है कि क्षत्रिय लोग भी क्या करते थे, व्यापार करते थे तथा वाणिज्य करते थे। इसमें जो कुमारगुप्त है उस कुमारगुप्त के राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख है जो इस समय मंसूर का शासक था। इसमें दोस्तों मंसूर प्रशस्ति में उल्लेख किया गया है कि इस समय कुमारगुप्त का जो मंत्री था या राज्यपाल था बंधु वर्मा, उसका शासन कहाँ था, मंसूर में था। नेक्स्ट दोस्तों जो मंसूर प्रशस्ति है, इस मंसूर प्रशस्ति से आपात धर्म व्यवस्था का भी पता चलता है। इस समय क्या थी,
आपात धर्म व्यवस्था भी विद्यमान थी। इसका पता किससे चलता है? मंदसौर परिस्थिति से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों उदयगिरी लेख। दोस्तों जो उदयगिरी लेख है ये हमें भोपाल मध्य प्रदेश से मिला है और इसमें चंद्रगुप्त सेकंड के जो मंत्री वीरसेन है उस वीरसेन द्वारा जो उदयगिरी की पहाड़ियां हैं उन उदयगिरी की पहाड़ियों पर एक शिव मंदिर के निर्माण करने का उल्लेख किया गया है। इसमें दोस्तों उदयगिरी लेख में कि जो चंद्रगुप्त सेकंड था उसका मंत्री था वीरसेन, उस वीरसेन ने जो उदयगिरी की पहाड़ियां थी उन उदयगिरी की पहाड़ियों पर किसका निर्माण करवाया? एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसका उल्लेख हमें उदयगिरी लेख से देखने को मिलता है। दोस्तों जो ये उदयगिरी लेख है इस उदयगिरी लेख से गुप्त शासकों की जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी उस धार्मिक सहिष्णुता की नीति का भी पता चलता है कि गुप्त शासक किस प्रकार के जो धर्म है उन धर्मों में आस्था रखते हैं तथा उनकी धर्मों के प्रति किस प्रकार की नीतियां हैं उसका पता हमें किससे चलता है? इस उदयगिरी लेख से चलता है। तो गुप्त शासकों की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पता किससे चलता है? ये उदयगिरी लेख से हमें पता चलता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों छठवा वो है बिलसड़ अभिलेख और बिलसड़ अभिलेख हमें एटा जिला उत्तर प्रदेश से मिला है। कहां से दोस्तों? एटा जिला उत्तर प्रदेश से मिला है और इसमें जो कुमार गुप्त था, गुप्त शासकों में कुमार गुप्त, उस कुमार गुप्त के प्रारंभिक शासन की जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों वो जो बिलसड़ अभिलेख है इस बिलसड़ अभिलेख में जो गुप्त शासक थे कहां से लेकर श्रीगुप्त से लेकर कुमार गुप्त तक के जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों की जो वंशावली है उसका उल्लेख भी हमें बिलसड़ अभिलेख से देखने को मिलता है। और बिलसड़ अभिलेख कहां से मिला है? एटा यूपी से मिला है। दोस्तों जो बिलसड़ अभिलेख है इस बिलसड़ अभिलेख में एक पंक्ति उत्कीर्ण है जिसमें ये कहा गया है कि इस समय एक ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण था और उस ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण ने एक स्वामी महासेन का मंदिर बनवाया था। दोस्तों कौन? स्वामी महासेन। महासेन दोस्तों इस मंदिर को कार्तिकेय का मंदिर भी कहा जाता है। तो कार्तिकेय के मंदिर या स्वामी महासेन के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण ने कराया और इसका उल्लेख किसमें है? बिलसड़ अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों बात करें नेक्स्ट भीतरी गांव का स्तंभ लेख। कौन सा? भीतरी गांव का स्तंभ लेख। दोस्तों ये कानपुर यूपी से मिला है। कहां से मिला है दोस्तों? कानपुर यूपी से मिला है। दोस्तों ये भीतरी गांव से यहाँ से एक ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन ईंटों से पूर्णतः किससे? पूर्णतः ईंटों से निर्मित एक मंदिर मिला है। कहां से? भीतरी गांव से। तो भीतरी गांव का ईंटों का मंदिर प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये भीतरी गांव का जो स्तंभ लेख है ये हमें मिला है कानपुर यूपी से। और इसमें जो कुमार गुप्त है इस कुमार गुप्त के समय जाति पुष्यमित्रों के आक्रमण का उल्लेख किया गया है। किसके समय एक जाति थी पुष्यमित्र और पुष्यमित्र जाति द्वारा क्या किया गया? आक्रमण किया गया और उस आक्रमण के कारण जो राजकुमार था स्कंदगुप्त उस स्कंदगुप्त को एक रात जमीन पर बितानी पड़ी। क्या दोस्तों? युद्ध क्षेत्र में था, युद्ध क्षेत्र में एक रात उसको कहां बितानी पड़ी? जमीन पर बितानी पड़ी। लेकिन जो स्कंदगुप्त है उसने जाति पुष्यमित्रों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो किसमें उल्लेख है दोस्तों? भीतरी गांव के स्तंभ लेख में उल्लेख है कि कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्र नामक जो जाति थी उसका आक्रमण होता है और उसका दमन करने के लिए स्कंदगुप्त को भेजा जाता है और इस कारण स्कंदगुप्त को एक रात जमीन पर बितानी पड़ती है। लेकिन उसने अंततः जो जाति पुष्यमित्र है उनको क्या कर देता है? वो पराजित कर देता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों यहाँ भीतरी गांव मैंने बताया कि यहाँ एक मंदिर मिला है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों आठवां वो है इंदौर ताम्रपत्र। दोस्तों जो इंदौर ताम्रपत्र है ये मध्य प्रदेश से मिला है। कहां से मिला है? मध्य प्रदेश से मिला है और इसमें उल्लेख किया गया है कि इस समय तेलियों की एक श्रेणी थी जो कि सूर्य मंदिर में दीपक जलाने का काम करती थी। किसका दोस्तों? दीपक जलाने का काम करती थी। किसमें उल्लेख किया गया है? इंदौर ताम्रपत्र में उल्लेख किया गया है कि इस कालखंड में जो तेलियों की श्रेणी थी उस तेलियों की श्रेणी द्वारा किसका? सूर्य मंदिर में दीपक जलाने का उल्लेख किया गया है। इसमें इंदौर ताम्रपत्र में। दोस्तों एक बार इसको नोट कर लीजिए फिर आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब हम दोस्तों अन्य जो अभिलेखी साक्ष्य है उसके बारे में बात करें तो नेक्स्ट जो अभिलेखी साक्ष्य है वो है जूनागढ़ का अभिलेख जो गुजरात से प्राप्त हुआ है। दोस्तों इस जूनागढ़ अभिलेख की रचना रुद्रदामन द्वारा की गई। किसके द्वारा दोस्तों? रुद्रदामन द्वारा की गई। यह इस कालखंड का सबसे बड़ा अभिलेख था। क्या दोस्तों? जो गुप्तकालीन जो कालखंड है इस कालखंड का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा था? जूनागढ़ अभिलेख था। और इसमें जो स्कंदगुप्त है स्कंदगुप्त के समय हूणों के आक्रमण की जानकारी भी हमें किससे मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है कि जो हूण है हूण जाति द्वारा जो आक्रमण किया गया किस पर? स्कंदगुप्त पर। उसका उल्लेख किससे मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से हमें देखने को मिलता है। दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख है इसमें एक जगह अंकित है कि जो सौराष्ट्र में सुदर्शन झील स्थित है उस सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल कौन?
चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा किया गया था। कालांतर में इसका जीर्णोद्धार अशोक, किसके द्वारा दोस्तों? अशोक, रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त द्वारा किया गया। इसका उल्लेख किसमें दोस्तों? जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। तो दोस्तों जो स्कंदगुप्त है, उस स्कंदगुप्त ने इस सुदर्शन झील के किनारे एक विष्णु स्तंभ तथा गरुड़ ध्वज का निर्माण करवाया था। किसने दोस्तों? तो स्कंदगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो समुद्रगुप्त है, उस समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हमें और किससे मिलती है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं वो हमें देखने को मिले हैं। तो दोस्तों मुख्यतः समुद्रगुप्त के 6 प्रकार के सिक्के हमें देखने को मिले हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 6 प्रकार के। हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले गरुड़ प्रकार के सिक्के। दोस्तों कौन से? गरुड़ प्रकार के सिक्के। दोस्तों जो गरुड़ प्रकार के सिक्के होते थे, इनके मुख्य भाग पर राजा तथा गरुड़ ध्वज का चित्र अंकित होता था। किसका? राजा तथा गरुड़ ध्वज का चित्र अंकित होता था। राजा कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के साथ साथ गरुड़ ध्वज था, उसका स्तंभ अंकित होता था। और जो इसके पीछे वाला भाग है, इसका पृष्ठ भाग है, उस पर राजा की उपाधि पराक्रमांक अंकित थी। कि कौन से सिक्कों पर दोस्तों? गरुड़ प्रकार के सिक्कों पर। किसकी बात कर रहे हैं? गरुड़ प्रकार के सिक्कों पर राजा तथा गरुड़ ध्वज का चित्र अंकित था मुख्य भाग पर। दो और पृष्ठ भाग पर बात करें, उस पर राजा की उपाधि पराक्रमांक अंकित थी। नेक्स्ट बात करें धनुर्धारी प्रकार के सिक्के। कौन से सिक्के दोस्तों? धनुर्धारी प्रकार के। दोस्तों जो सिक्के थे, इन सिक्कों के मुख्य पृष्ठ पर समुद्रगुप्त तथा धनुष बाण का चित्र अंकित था। किसका? समुद्रगुप्त तथा धनुष बाण का चित्र अंकित था। और इसका जो पृष्ठ भाग है, अर्थात जो इसका पीछे वाला भाग है, इस पीछे वाले भाग पर राजा की उपाधि अप्रतिरथ का उल्लेख किया गया था। किसका दोस्तों? अप्रतिरथ का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट बात करें वीणा प्रकार के सिक्के। किस प्रकार के दोस्तों? वीणा प्रकार के सिक्के ऐसे सिक्के हैं जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। क्या बजाते हुए है? वीणा बजाते हुए। दोस्तों समुद्रगुप्त इस संगीत का महान ज्ञाता था और इसके जो वीणा प्रकार के सिक्के हैं, उन पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। दोस्तों जो संगीत के ज्ञान के कारण समुद्रगुप्त को नारद और तंबुक से भी महान बताया गया है। किससे दोस्तों? नारद और तंबुक से भी महान बताया गया है। किसके कारण? संगीत के ज्ञान के कारण। नेक्स्ट बात करें परशु प्रकार के सिक्के। दोस्तों जो चौथे सिक्के हैं वो है परशु प्रकार के। इसके मुख्य भाग पर राजा के साथ साथ परशु का चित्र अंकित था। परशु अर्थात जो कुल्हाड़ी होती है, उसका चित्र अंकित था। और इसके जो पृष्ठ पीछे वाला भाग है, उस पर दोस्तों कृतांत प्रसु लेख अंकित था। क्या लिखा हुआ था? कृतांत प्रसु। नेक्स्ट बात करें पांचवा, वो है व्याघ्र प्रकार के सिक्के। कैसे सिक्के दोस्तों? व्याघ्र प्रकार के सिक्के। इन पर राजा अर्थात समुद्रगुप्त तथा व्याघ्र का चित्र अंकित दिखाई पड़ता है। किसमें दोस्तों? व्याघ्र प्रकार के सिक्कों पर। नेक्स्ट बात करें छठवा, अश्वमेध प्रकार के सिक्के। जो समुद्रगुप्त है, उसने अश्वमेध प्रकार के सिक्के भी प्रचलित करवाए। दोस्तों इसने अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया और उन अश्वमेध यज्ञों के आयोजन के उपरांत अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए, जिसमें खुद को क्या करते हुए दिखाया गया है? अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाया गया है। दोस्तों जो समुद्रगुप्त है, उसने जो अश्वमेध यज्ञ किए, उन अश्वमेध यज्ञों के बारे में हमें जानकारी और अन्य साक्ष्यों से भी मिलती है, जिसमें हम पढ़े तो जो प्रभावती गुप्त है, उस प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र है, उससे तथा जो कुमार गुप्त का बिलसड अभिलेख है, उससे, इसके अलावा स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभ लेख है, उससे भी हमें जानकारी मिलती है कि जो समुद्रगुप्त है, उस समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। तो अश्वमेध यज्ञों के आयोजन के कारण उसने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए, जिन पर खुद को अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त ने मुख्यतः 6 प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया। पहला गरुड़ प्रकार के, दूसरे धनुर्धारी प्रकार के, तीसरा वीणा प्रकार के, चौथा व्याघ्र प्रकार, पांचवा परशु और छठवा अश्वमेध प्रकार के सिक्के उसने चलवाए। तो ये मुख्यतः 6 प्रकार के सिक्के उसने चलाए। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो गुप्त शासक है, उसके बारे में एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट शासक के बारे में बात करें तो नेक्स्ट शासक था समुद्रगुप्त के बाद में वो था रामगुप्त। रामगुप्त दोस्तों एक अयोग्य शासक था और इसने लगभग 5-6 महीने शासन किया। दोस्तों इसके कालखंड में क्या हुआ कि जो शक थे, उन शकों का आक्रमण हुआ। किसका दोस्तों? शकों का आक्रमण हुआ और शकों के आक्रमण के कारण इसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को सौंपने का क्या कर लिया? निर्णय कर लिया कि मैं शकों को सौंपूंगा। और खुद भी किसकी अधीनता स्वीकार करने का निर्णय बना लिया? शकों की अधीनता स्वीकार करने का इसने निर्णय बना लिया। दोस्तों इस बात का उल्लेख हमें देखने को मिलता है जो विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम नामक जो नाटक है, उस नाटक में हमें इस घटना के बारे में जानकारी मिलती है। विशाख दत्त की
देवी चंद्रगुप्तम में यही उल्लेख किया गया है कि जो रामगुप्त है इसके समय शकों का आक्रमण हुआ और शकों के आक्रमण के कारण इसने अपनी पत्नी और स्वयं को शकों को सौंपने का निर्णय कर लिया। इससे आहत होकर जो चंद्रगुप्त सेकंड था, उस चंद्रगुप्त सेकंड ने रामगुप्त की हत्या कर दी और ध्रुव देवी के साथ अपना विवाह कर लिया। किसके साथ दोस्तों? ध्रुव देवी के साथ अपना विवाह कर लिया। अब दोस्तों जो रामगुप्त है, उस रामगुप्त के बारे में कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य हमें मिले हैं, उनके बारे में हम बात करें। दोस्तों जो एरण और बेसनगर से हमें जो तांबे के सिक्के मिले हैं, उन तांबे को सिक्कों पर हमें जो रामगुप्त है उनका जो नाम है वो अंकित दिखाई पड़ता है। किसमें? एरन और बेसनगर से प्राप्त जो तांबे के सिक्के हैं, उन तांबों के सिक्कों से हमें रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें विदिशा। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप एक दुर्जन नगर नामक स्थान है और उस दुर्जन नगर नामक स्थान से जैन धर्म के 8वें तथा 9वें तीर्थंकर, 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभु तथा 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत की मूर्तियां मिली हैं। उन मूर्तियों पर दोस्तों रामगुप्त का नाम अंकित है। किसका दोस्तों? रामगुप्त का नाम अंकित है। तो रामगुप्त के बारे में जानकारी की सोर्स बता दी मैंने कि एक सोर्स मिला है मध्य प्रदेश से। कहां से? विदिशा मध्य प्रदेश से। और विदिशा मध्य प्रदेश में दुर्जनपुर नामक एक गांव है और वहां से एक साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य क्या? 2 मूर्तियां मिली है जैन धर्म के 8वें और 9वें तीर्थंकरों की, जिनके नीचे रामगुप्त नाम अंकित है। दोस्तों ये किसके हैं? रामगुप्त के बारे में जानकारी। अब हम बात करें दोस्तों महान सम्राट शासक चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, देवराज की उपाधि धारण की, विक्रमांक की उपाधि धारण की, देवगुप्त की उपाधि धारण की, परम भागवत की उपाधि धारण की और सकारी की उपाधि धारण की। तो इतनी उपाधियां किसने दी? चंद्रगुप्त सेकंड ने स्वयं को, अपने आप को इतनी उपाधियां दी। कौन कौन सी? देवराज, विक्रमांक, विक्रमादित्य, देवगुप्त, परम भागवत और सकारी की उपाधि। परम भागवत दोस्तों, परम भागवत की उपाधि उसने स्वयं अपने आप को इसलिए दी क्योंकि वह विष्णु का अनन्य भक्त, अर्थात विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहता था, इसलिए उसने स्वयं को, अपने आप को परम भागवत का, परम भागवत से तात्पर्य है विष्णु का सबसे बड़ा भक्त। क्या? विष्णु का सबसे बड़ा भक्त। इसके अलावा दोस्तों जो सकारी की उपाधि है, उसने सकारी की उपाधि शकों को पराजित करने के बाद में जो सकारी है उसकी उपाधि धारण की। किसको दोस्तों? शकों को पराजित करने के बाद में। और इसके इतिहास या कालखंड की सबसे बड़ी घटना भी यही है दोस्तों कि इसने किसको पराजित कर दिया? जो शक शासक रुद्र सिंह सेकंड था, उस रुद्र सिंह सेकंड को पराजित कर इसने सकारी की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के चलाए। ये चंद्रगुप्त सेकंड की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो चंद्रगुप्त सेकंड है, ये जो गुप्त काल है, उस गुप्त काल में कला और साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? स्वर्ण काल। तो जो गुप्त काल है, वो गुप्त काल, चंद्रगुप्त सेकंड का जो कालखंड है वो कला और साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसलिए हम कहते हैं जो गुप्त काल है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, क्या कारण है कि गुप्त काल को कला और साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? दोस्तों जो चंद्रगुप्त सेकंड है, इस चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 दरबारी रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता था। और नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे दोस्तों? कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, वरामी, वरुचि, वेताल भट्टी, शपड़ा, शंकु और घटकर पर, ये 9 नवरत्न किसके दरबार में? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में इनके दरबारी के रूप में कार्य करते थे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो चंद्रगुप्त सेकंड है, इस चंद्रगुप्त सेकंड के जो सिक्के हैं, वो सिक्के हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं जो इसके कालखंड के बारे में हमें परिचय देते हैं? तो उनमें हम देखें धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, और इसके बाद नेक्स्ट पर्यंक प्रकार के सिक्के। कौन से दोस्तों? पर्यंक प्रकार के सिक्के। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सिंह निहंता, सिंह निहंता प्रकार के सिक्के। दोस्तों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, पर्यंक और सिंह निहंता प्रकार के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो पर्यंक और सिंह निहंता प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा चलाए गए। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा चलाए गए। इसके अलावा चंद्रगुप्त सेकंड ने अश्वरोही, कौन से दोस्तों? अश्वरोही प्रकार के सिक्के भी चलवाए। कौन से? अश्वरोही प्रकार के सिक्के भी चलाए। एक बार दोस्तों आप इसको नोट कर लो, फिर आगे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जो तथ्य छूट गए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम दोस्तों नेक्स्ट चंद्रगुप्त सेकंड, उसके बारे में हम बात करें कि जो चंद्रगुप्त सेकंड है उसके बारे में भोज, कवि थे भोज, उन भोज की जो ग्रंथ है श्रृंगार प्रकाश, उस श्रृंगार प्रकाश में उल्लेख किया गया है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड था, उस चंद्रगुप्त सेकंड ने अपना राजदूत बनाकर कुंतल देश भेजा था। कहां भेजा दोस्तों? चंद्रगुप्त सेकंड ने अपना राजदूत बनाकर किसको? कालिदास को कुंतल देश भेजा। और इस समय जो कुंतल देश था, उस कुंतल देश का जो राजा था वो था काकुत्स्वर्मा। कौन था दोस्तों? काकुत्स्वर्मा।
तो काकोत्स वर्मा ने जब कालिदास क्या बन के गए, राजदूत बन के गए, तो काकोत्स वर्मा ने जो चंद्रगुप्त सेकंड है उसकी आधीनता स्वीकार करते हुए कहा कि मैं तो आज से संन्यास धारण कर रहा हूँ और मेरे साम्राज्य का जो शासन प्रशासन है वो चंद्रगुप्त सेकंड संभाले। कौन संभाले दोस्तों? चंद्रगुप्त सेकंड। तो इसका उल्लेख किसमें किया गया है? इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों इसमें जो भोज का ग्रंथ है संगार प्रकाश, उसमें उल्लेख किया गया है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने अपना राजदूत बनाकर कालिदास को जो कुंतल नरेश है काकुत्स वर्मा उसके दरबार में भेजा और यह वापस आकर के कौन? कालिदास। कालिदास वापस आकर के जो चंद्रगुप्त सेकंड है उसको कहता है कि जो कुंतल नरेश है वो अब संन्यास धारण करेगा, उसका शासन आप संभाले खुद। तो जो उसकी जो शासन प्रशासन की सारी जिम्मेदारी उसने किसको सौंप दी? उसने चंद्रगुप्त सेकंड को सौंप दी। तो इससे पता चलता है जो अन्य शासक थे उन्होंने भी चंद्रगुप्त सेकंड की क्या की? अधीनता स्वीकार की। अब बात करें नेक्स्ट जो चंद्रगुप्त सेकंड है, उस चंद्रगुप्त सेकंड के काल में एक चीनी यात्री फाहियान भारत आया और फाहियान ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है फूकोकी। क्या नाम है दोस्तों? फूकोकी उसके ग्रंथ का नाम है। और फाहियान के बारे में कहा जाता है कि वो स्थल मार्ग से होता हुआ भारत आया और जल मार्ग होता हुआ पुनः चीन चला गया। कहाँ चला गया दोस्तों? चीन से स्थल मार्ग होते हुए तो भारत आया और पुनः कहाँ चला गया? जल मार्ग से वापस चीन चला गया। दोस्तों बात करें फाहियान के बारे में, फाहियान ने चीन से चलना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम वह गोमती विहार जाता है। गोमती विहार के बाद में वह मध्य देश आता है। कहाँ आता है दोस्तों? मध्य देश आता है और मध्य देश में आकर के वो कहता है कि जो मध्य देश है ये तो ब्राह्मणों का देश है। किसका दोस्तों? ब्राह्मणों का देश है। तो मध्य देश को ब्राह्मणों का देश किसने कहा? फाहियान ने कहा। किसने कहा दोस्तों? फाहियान ने। फिर इसके बाद मध्य देश के बाद वो जेतवन विहार जाता है। जेतवन विहार से वो पाटलिपुत्र जाता है और पाटलिपुत्र से लास्ट में अंत में वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह जाता है और ताम्रलिप्ति बंदरगाह से वो जल मार्ग होते हुआ जावा और सुमात्रा होते हुए वो पुनः चीन चला जाता है। कहाँ चला जाता है? तो चीन चला जाता है। तो जो फाहियान है स्थल मार्ग से आता है और जल मार्ग से पुनः चले जाता है। तो आगे बात करें जो फाहियान है, वो फाहियान के अनुसार फाहियान कहता है कि जो भारत के लोग हैं ये भारत के लोग ना तो मांस खाते हैं, ना मदिरा पीते हैं, ना प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं। किसने कहा दोस्तों? फाहियान ने कहा कि भारत के जो लोग हैं वो ना तो मांस और मदिरा खाते हैं और ना ही जो लहसुन और प्याज हैं उनका सेवन करते हैं। नेक्स्ट बात करें फाहियान ने यह भी कहा कि जो भारत के लोग हैं, भारत के लोगों में जो अपराध लोग करते हैं उन अपराधी लोगों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता। क्या नहीं दिया जाता? तो मृत्युदंड नहीं दिया जाता। तो क्या दिया जाता है? तो फाहियान ने उल्लेख किया है कि उन्हें मृत्युदंड न देकर सजा के रूप में उनका दाहिना हाथ काट लिया जाता था। क्या काट लिया जाता था दोस्तों? उनका दाहिना हाथ काट लिया जाता था। नेक्स्ट फाहियान ये भी उल्लेख करता है कि गुप्त काल के समय छुआछूत की प्रथा प्रचलित थी। फाहियान यह उल्लेख करता है कि इस समय एक चांडाल नामक जाति थी जो विशेष प्रकार के जो लकड़ी से बने यंत्र है उसको बजा करके वो नगर में प्रवेश करती थी। कहाँ प्रवेश करती थी दोस्तों? नगर में प्रवेश करती थी ताकि जो अन्य जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो उनकी परछाई से बच सके। तो चांडाल जाति का उल्लेख भी किसने किया है? फाहियान ने अपनी पुस्तक फूकोकी में किया है। जो चांडाल आते थे दोस्तों तो नगर में आते थे वो क्या है, वो डब बजाते हुए आते थे, लकड़ी का बना हुआ होता था एक, ठीक है, जिससे क्या है जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो उससे दूर हो जाते थे। तो जो चांडाल वर्ग है, चांडाल वर्ग की परछाई किसी पर पड़ जाती थी तो उसे ही क्या समझ लिया जाता था? उसे छूत समझ लिया जाता था कि आपको तो चांडाल ने छू लिया है। तो इस प्रकार की छुआछूत प्रथा भी हमें गुप्त काल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो फाहियान है, फाहियान के अनुसार फाहियान ने क्या कहा कि जो भारत के लोग हैं ये व्यापार तो करते हैं लेकिन व्यापार में कोडियों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? कोडियों का प्रयोग करते हैं। किसका? कोडियों का प्रयोग करते हैं। आगे नोट डालकर लिख दो दोस्तों। फाहियान ने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा। किसका दोस्तों? ब्राह्मणों का देश कहा। तो दोस्तों एक बार इन सबको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों अब जो चंद्रगुप्त सेकंड है, उस चंद्रगुप्त सेकंड के वैवाहिक संबंध, अर्थात चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अन्य जो पड़ोसी राज्य थे उन पड़ोसी राज्यों के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उनमें सबसे पहले हम देखें दोस्तों जो चंद्रगुप्त सेकंड है उसने जो नागराज की पुत्री थी कुबेर नागा उसके साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया। नागराज की पुत्री कुबेर नागा के साथ उसने क्या कर लिया? विवाह कर लिया तथा जो नागवंशीय शासक थे उन नागवंशीय शासकों का सहयोग और समर्थन प्राप्त किया। किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने। दूसरा जो चंद्रगुप्त सेकंड है उस चंद्रगुप्त सेकंड ने जो इसकी पत्नी थी कुबेर नागा, उस कुबेर नागा से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह उसने वाकाटक शासक रुद्रसेन सेकंड के साथ कर दिया। किसके साथ?
रुद्रसेन सेकंड के साथ। उसने रुद्रसेन सेकंड के साथ अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया और इस विवाह के कारण उसे जो वाकाटक शासक थे उन वाकाटक शासकों का सहयोग और समर्थन क्या हो गया, प्राप्त हो गया। नेक्स्ट बात करें कदम या कुंतल नरेश का जो शासक था काकुत्स वर्मा, उस काकुत्स वर्मा की जो पुत्री थी उस पुत्री के साथ भी किसने, चंद्रगुप्त सेकंड ने विवाह किया। इससे ये पता चलता है कि उसके जो साम्राज्य है उस साम्राज्य का दक्षिण तक विस्तार था। कहां तक दोस्तों, दक्षिण तक विस्तार था। इसका पता किससे चलता है, जो कदम के शासक काकुत्स वर्मा की पुत्री के साथ उसने विवाह किया और अपने साम्राज्य को जो कुंतल नरेश है वहां तक विस्तृत करने का कार्य किसने किया, चंद्रगुप्त सेकंड ने। दोस्तों ये चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट गुप्त शासक है उसके बारे में हम बात करें तो वो है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का जो शासनकाल है लगभग 415 से 475 ईस्वी तक माना जाता है। कब से कब तक, 415 से 475 ईस्वी तक माना जाता है। जो कुमारगुप्त है, जो कुमारगुप्त है, इस कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। किसकी दोस्तों, महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की और इसने नालंदा के विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। दोस्तों जो चीनी यात्री हैंसांग है वो हैंसांग ये कहता है कि जो नालंदा स्थित विश्वविद्यालय है उस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। इसका उल्लेख हैंसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में किया है। क्या किया है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई। दोस्तों जो ये नालंदा विश्वविद्यालय है, ये नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगंज नाम का पुस्तकालय था। क्या, धर्मगंज नाम का एक पुस्तकालय था दोस्तों, जो कि 3 मंजिला था। कितने मंजिला था दोस्तों, 3 मंजिला था। जो इसकी प्रथम इमारत थी इस पुस्तकालय की उसे रत्नोदधि कहा जाता था। दूसरी इमारत को रत्न रंजक कहा जाता था, जबकि जो तीसरी इमारत थी उसे रत्न सागर कहा जाता था। जो धर्मगंज क्या है, एक पुस्तकालय था किसमें, नालंदा विश्वविद्यालय में, और इसकी 3 इमारतें थी, 3 मंजिला था। पहला रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्न रंजक, ये 3 इसकी इमारतें थी। दोस्तों बात करें जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इस नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। दोस्तों 1193 ईस्वी में खिलजी वंश के शासक बख्तियार खिलजी द्वारा इस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। दोस्तों इसको लूटने के पर्पज से आया था, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या लूटने के पर्पज से आया था, लेकिन इसको यहाँ कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं, तो क्या किया इसने, इस पुस्तकालय को जला दिया। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कई महीनों तक ये पुस्तकालय दो कर जलता रहा था। इतनी महत्वपूर्ण ग्रंथ, महत्वपूर्ण साहित्य इस पुस्तकालय में अवस्थित है। यदि ये पुस्तकालय हमें मिल जाता तो और भी इतिहास के साक्ष्य हमें देखने को मिल सकते थे, अर्थात बहुत सारी जानकारियां इतिहास से जुड़ी हुई वो हमें देखने को मिल सकती थी। क्योंकि इतनी 3 मंजिला इतना पुस्तकालय, कहते हैं कि महीनों भर तक जलता रहा दो कर, और उसमें कितना साहित्य होगा, तो उस साहित्य को हम पढ़ते आज तो इतिहास और भी गहरा सघन होता है। नेक्स्ट बात है दोस्तों कुमारगुप्त है। इस कुमारगुप्त ने, जो कि गुप्तकालीन शासक है, इस गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेख लेखन का जो काल माना जाता है वो कुमारगुप्त का काल माना जाता है। अर्थात जो सर्वाधिक अभिलेख हैं वो किसने अंकित करवाए, वो कुमारगुप्त ने अंकित करवाए। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो कुमारगुप्त है, इस कुमारगुप्त के काल में सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन हुआ, अर्थात सिक्के सर्वाधिक मात्रा में किसके काल में चले, तो कुमारगुप्त के काल में चले। दोस्तों कुमारगुप्त के काल के, अर्थात जो गुप्तकालीन और कुमारगुप्त के काल के सर्वाधिक सिक्कों का ढेर हमें बयाना भरतपुर से देखने को मिलता है। कहां से, बयाना भरतपुर में मिला है, और लगभग 623 गुप्तकालीन सिक्के बयाना भरतपुर से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों जो ये बयाना भरतपुर है, इस बयाना भरतपुर से जो 623 सिक्के मिले हैं, इन पर कुमारगुप्त को अधिकांश में अश्वमेध यज्ञ को करते हुए दिखाया गया है। किसको, अश्वमेध यज्ञ को करते हुए दिखाया गया है। लगभग अब बात करें दोस्तों जो कुमारगुप्त के सिक्के हैं, उन सिक्कों के बारे में बात कर रहे हैं हम। अब तक जितने भी गुप्त शासक थे, उन गुप्त शासकों का जो सिक्के थे उन पर हमें गरुड़ स्तंभ देखने को मिलता था। क्या, गरुड़ स्तंभ देखने को मिलता, या गरुड़ का चित्र अंकित दिखाई पड़ता था। लेकिन जो कुमारगुप्त है, उस कुमारगुप्त के सिक्कों पर हमें गरुड़ के स्थान पर मयूर का चित्र अंकित दिखाई पड़ता है। इसका दोस्तों मयूर का चित्र अंकित दिखाई पड़ता है। अब बात करें जो कुमारगुप्त फर्स्ट है, इस कुमारगुप्त के समय जाति पुष्यमित्रों का आक्रमण होता है और जिसको दमन के लिए यह स्कंदगुप्त को भेजता है। लेकिन क्या होता है, जो स्कंदगुप्त है इसको जो पुष्यमित्र जातियों का आक्रमण होता है उसके कारण उसको एक रात जमीन पर बितानी पड़ती है, लेकिन अंततोगत्वा वह उनको पराजित कर देता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो गुप्त काल है उसके बारे में हमें जानकारी कर्मनंदा अभिलेख से भी मिलती है। इस कर्मनंदा अभिलेख में जो गुप्त शासक है, इन गुप्त शासकों को शिव धर्म का उपासक बताया गया है। तो गुप्त शासकों को शिव धर्म का उपासक किस अभिलेख में बताया गया है, तो वो है कर्मनंदा अभिलेख में। कौन से में दोस्तों, कर्मनंदा अभिलेख में। बात करें जो गुप्त काल में भूमिदान के बारे में जानकारी हमें मुख्यतः 3 अभिलेखों से मिलती है। वो अभिलेख हैं बेग्राम, धंधे और दामोदरपुर। इन 3 अभिलेखों से हमें
गुप्त काल में भूमि दान के बारे में जानकारी मिलती है कि इस काल में भूमि दान की जाती थी। उनका उल्लेख बेग्राम, धंधे और दामोदरपुर अभिलेखों में किया गया है। दोस्तों एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट गुप्त शासक के बारे में बात करें दोस्तों, तो स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त का शासन 455 से 467 ईस्वी के मध्य माना जाता है। अर्थात स्कंदगुप्त ने जो शासन किया वो 455 से 467 ईस्वी के मध्य किया। दोस्तों जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त का एक भीतरी स्तंभ लेख मिला है जिसमें जाति, पुष्यमित्र व हूणों की आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है कि स्कंदगुप्त के समय जाति, पुष्यमित्र तथा हूणों ने किस पर आक्रमण किया, स्कंदगुप्त पर आक्रमण किया। दोस्तों हूणों के बारे में बात करें तो हूण एशिया की एक प्रमुख जाति थी। कैसी जाति थी दोस्तों? एक प्रमुख जाति थी जिसे भारतीय लोग मलेच्छ कहते थे। क्या कहते थे? मलेच्छ कहते थे। और पहला जो हूण आक्रमणकारी देखे हम तो खुशनवाज था। कौन था? खुशनवाज। इसके बाद मिहिरकुल हुआ, मिहिरकुल के बाद तोरमान हुआ। ठीक है, तो हम हूण आक्रमणकारियों में इनको पढ़ते हैं। खुशनवाज के बाद मिहिरकुल, फिर तोरमान, आगे ऐसे हूण आक्रमणकारी आए। जो जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों, उस जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त द्वारा हूणों को पराजित करने का उल्लेख किया गया है। किसको? हूणों को। इस कारण से स्कंदगुप्त को मलेच्छों का नाशक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलेच्छों का नाशक भी कहा जाता है। किसको? स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त ने किसको पराजित किया? हूणों को पराजित किया। और इस कारण से हूणों को पराजित करने के कारण उसे मलेच्छों का नाशक भी कहते हैं। दोस्तों जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख से यह भी पता चलता है कि स्कंदगुप्त के समय जो सौराष्ट्र है, इस सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक प्रणदत्त था। कौन था दोस्तों? प्रणदत्त था। और इस प्रणदत्त का जो पुत्र था चक्रपाली, वो गिरिनगर का अध्यक्ष था। तो जो प्रांतीय व्यवस्था है, उस प्रांतीय व्यवस्था को विभाजित कर रखा था जो गिरिनगर था, उस गिरिनगर का अध्यक्ष था कौन? चक्रपाली, जो प्रणदत्त का पुत्र था। ठीक है, तो इस चक्रपालित ने इसके कालखंड में क्या 455 ईस्वी के आसपास की बात है दोस्तों, जो सुदर्शन झील है इसकी पाल टूट गई थी और इस पाल का पुनर्निर्माण करवाने का या उसको जीर्णोद्धार करवाने का काम चक्रपाली द्वारा करवाया गया। किसके काल में दोस्तों? स्कंदगुप्त के काल में। किसके काल में? स्कंदगुप्त के काल में। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कुछ अभिलेखों के बारे में जिनसे हमें स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों एक कहूम अभिलेख हमें गोरखपुर यूपी से मिलता है। कहां से? गोरखपुर यूपी से मिलता है। इसमें स्कंदगुप्त को सक्रादित्य कहा गया है, अर्थात शकों पर विजय प्राप्त करने वाला सक्रादित्य कहा गया। और स्कंदगुप्त ने कौन कौन से सिक्के जारी करवाए दोस्तों, उनके बारे में बात करें तो उनमें धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, गरुड़ प्रकार के सिक्के, ऋषभ प्रकार के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से? धनुर्धारी, गरुड़ और ऋषभ प्रकार के सिक्के, अर्थात उनके जो सिक्कों पर हमें गरुड़ की, धनुर्धारी अर्थात धनुष और बाण की तथा वृषभ या बैल की हमें प्रतिमा अंकित दिखाई पड़ती है। दोस्तों जो कहूम अभिलेख है, इस कहूम अभिलेख में एक जगह यह भी उल्लेख किया गया है कि एक मद्र नामक व्यक्ति द्वारा 5 जैन तीर्थंकर थे। उन 5 जैन तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं थी, उन प्रतिमाओं का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों अब स्कंदगुप्त के बाद में कौन कौन से शासक आए उनके बारे में बात करें। स्कंदगुप्त के बाद में पुरुगुप्त के बाद में कुमारगुप्त सेकंड के बाद में बुद्धगुप्त के बाद में नरसिंहगुप्त। दोस्तों इतिहास में हम इसे बलादित्य के नाम से भी पढ़ते हैं। किस नाम से? बलादित्य के नाम से। नेक्स्ट है भानुगुप्त के बाद में वैन्यगुप्त आया, वैन्यगुप्त के बाद में कुमारगुप्त तृतीय आया और कुमारगुप्त तृतीय के बाद में विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक हुआ। दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन? विष्णुगुप्त। और प्रथम शासक कौन? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने जो गुप्त वंश है, इस गुप्त वंश की स्थापना की और इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त को माना जाता है। किसको? विष्णुगुप्त को माना जाता है। तो दोस्तों ये था गुप्त वंश के बारे में जानकारी। अब हम कल पढ़ेंगे जो गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था है इसके बारे में, गुप्तकालीन धार्मिक जीवन के बारे में, गुप्तकालीन सामाजिक जीवन के बारे में और गुप्त काल में प्रचलित जो षड दर्शन थे उनके बारे में भी हम कल पढ़ने वाले हैं। दोस्तों जब तक के लिए नमस्कार, राम राम। दोस्तों एक बार मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यास एजुकेशन हब के इस मंच को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।